मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ आपका सबसे फेवरेट कंटेंट है और ये है वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में मैं आपको आज पूरी तरह से डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और यदि आपको अच्छा लगेगी तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप आने वाले सारे वीडियो को आप देखने का प्रयास करेंगे इसके रिलेटेड। मैं इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा सबसे पहले मैं आपको चीज़ों को सुना दूँ। आप कहते हो कि सुनाते नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा चीज़ें मैं सुना रहा हूँ फर्स्ट आपको कि ये वक्त तू रुक जा, ये वक्त तू रुक जा, मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये वक्त तू रुक जा, मैं अभी मरा नहीं हूँ। और मैं जब तक जिंदा होना तब तक चाहे कितनी भी ताकतें बड़ी हो, उस ताकत को मेरे सामने दफन होना ही पड़ेगा, दफन होना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मैं एक छोटा सा सुनाया और इसके बाद में जो लास्ट में सुनाने वाला हूँ आपका दिल इससे और बेहतर भर जाएगा। तो मैं आपसे वादा सबसे पहले करता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप इधर एक वन टाइम ज़रूर देखेंगे, हर चीज़ को डिफाइन करूँगा। आज आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार की सारी कहानी का दी एंड होने वाली है, तो आप वन टाइम इधर एक बार देखें, पूरी लाइफ में टेंशन खत्म कर लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आता हूँ कंटेंट पे। तो आपका है बिगिनिंग, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो स्टार्ट जो टाइमिंग पीरियड आपका है वर्ल्ड वार का, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ये 28 जुलाई 1914 को होता है। 28 जुलाई 1914 को 1914 से स्टार्ट होता है ये, 28 जुलाई 1914 को। यहाँ पे होता क्या चीज़ें हैं ना मेरे दोस्त, कि यहाँ पे जो अब यहाँ पे देखिए टोटल जो पार्टिसिपेट कंट्री इसमें होता है, पूरी वर्ल्ड की कितने कंट्री भाग लेने वाली होती है, तो टोटल 37। विश्व युद्ध में टोटल फर्स्ट जो पहला जो विश्व युद्ध होता है इसमें टोटल 37 ऐसा मेरा होता है कंट्री जो इसमें भाग लेने वाला होता है। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है, देखिए सबसे बड़ी रीज़न तो मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड में 1914-18 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो होता है कि पूरी वर्ल्ड में मुझे रिवोल्यूशन करना है, किसका, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करना है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यदि आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रिवोल्यूशन का जो वर्ड आया ना, तो पूरी दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति लाई कि सारे लोग चाहते थे कि नहीं, मैं किसी जो मेरा कंट्री नेबर का है, बगल का या कहीं का भी कंट्री है, वो हमारा कब्जा में हो जाता, तो वहाँ की जो रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल का मैं यूज़ करता और यूज़ करने के बाद में मशीनीकरण करके मैं कुछ चीज़ों को बनाता और पूरी दुनिया में सेल करता। तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी। बट तो आपको बताया जाता है कि नहीं, फर्डिनेंड की यहाँ पे डेथ हुआ था। फर्डिनेंड की बात तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहली बात थी कि पूरी दुनिया की चाहत उस समय यही थी, सिर्फ भारत को छोड़ दिया जाए तो भारत की ऐसी चाहत कभी रही है ना तो रहेगी, लेकिन उनकी चाहत ऑल टाइम रही कि किसी भी तरह से दुनिया पे मेरा कब्जा हो जाए। और ख़ास करके मैं यूरोप को यहाँ पर बोलूँ तो पूरी दुनिया पे उनका ये था कि मैं कब्जा कर लूँ और उनकी रॉ मटेरियल को, जो उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको मैं अपने पास ले आऊँ और मैं उसका न्यू टाइप से मैं बनाऊँ और पूरी दुनिया पर सेल करूँगा, जिससे मेरे पास अर्निंग ज़्यादा होगा। तो ये जो सोच आपका आया था ये यूरोप से आया था, जिसके कारण से हुआ क्या, जब ये रिवोल्यूशन की बात आया ना, जो सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, तो सारे लोगों के अंदर थिंकिंग क्या होने लगा कि जो कंट्री हमारा बगल में है या कहीं पर भी कंट्री, यदि अब उसको मैं रॉ मटेरियल यदि परचेज करता हूं तो क्या होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, क्या पता वो बोलेगा नहीं मैं दूंगा, तो मैं बना नहीं पाऊंगा किसी चीज़ को, फिर दुनिया में बेच भी नहीं पाऊंगा, सेल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए वो क्या करने लगे कि कहीं ना कहीं ऐसा तरीके का यूज़ करने लगे पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी अकॉर्डिंग, कि एक कंट्री या दो कंट्री मिल करके आपस में तीसरे कंट्री पे वार करने की कोशिश करने लगे, या वहाँ के लोगों की ऐसी सिचुएशन बना देते थे सारे इंटरनल रूप से, वो कमज़ोर हो जाता था कंट्री, और उसके बाद उस पर ये सारे अटैक कर देते थे। अटैक करने के बाद उस कंट्री को अपने अंडर कर लेते थे। तो ये सिर्फ एक कंट्री की चाहत नहीं थी, ये इंटरनल सबकी बात हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। और पूरी दुनिया में ये सारे जो लगभग जो बड़े बड़े कंट्री, जो भी वीटो पावर वाले कंट्री कहते हैं ना, ये सारे कंट्री उसमें संलिप्त थे और सारे अपने आप को यही मेथड से यूज़ करना चाहते थे। देखिए क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे जो रीजन है ना, रीजन यहाँ पे जो बताया जाता है वो फर्डिनेंड की यहाँ पे क्या हुआ था, डेथ हुआ था। क्योंकि फर्डिनेंड जो है वो ऑस्ट्रिया का राजकुमार होता है
ऑस्ट्रिया का राजकुमार होता है, यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं होती है, बट ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार होता है वो एक, यार इनकी वाइफ जो होते हैं, वाइफ ये दोनों जाते हैं और कहीं पे सम्मेलन में से भाग लेना होता है या किसी मीटिंग में भाग लेना होता है इनको। अब वहाँ पे क्या होता है, जो सर्बिया है, ये सर्बिया जो एक अलग कंट्री उसका बगल में है, वो उस पर क्या करता है, अटैक कर देता है। सर्बिया जो है सो अपने लोगों के द्वारा या किसी भी ऐसे चीज़ों का यूज़ करता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही डेथ करवा दी जाती है। अब उनका मर्डर हो जाता है, मर्डर होने के बाद ये मर्डर होता कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रिया का जो प्लेस होता है वो होता है सेराजेवा। ये सेराजेवा प्लेस बहुत फेमस है, जहाँ पे डेथ होता है किसका, फर्डिनेंड का। और फर्डिनेंड उस टाइम पीरियड में पूरी, जिस तरह से अभी हमारे नरेंद्र मोदी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर के लीडर हैं, उसी प्रकार से फर्डिनेंड भी उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस पर्सन होता है। और बहुत पॉपुलर पर्सन होने के कारण जब उनका डेथ हो जाता है तो ऑस्ट्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वो क्या करता है, तुरंत ही 1 महीना के बाद, 1 मंथ आफ्टर, ये कब डेथ होता है, तो 28 जुलाई को ही होता है, 28 जुलाई को होता है। बट जो वार स्टार्ट होता है इसका 1 मंथ आफ्टर होता है, 1 मंथ के बाद क्या करता है ना, कि जो ऑस्ट्रिया होता है वो सर्बिया पे अटैक कर देता है। इसलिए अटैक करता है क्योंकि इन्हें भी बदला लेना होता है, क्योंकि उतने पॉपुलर पर्सन है, उनका यदि किसी डेथ कर देगा तो कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, तो आ करके क्या करता है कि वो भी उस पर डेथ कर देता है, सॉरी वार स्टार्ट कर देता है। किससे, सर्बिया से। सर्बिया से स्टार्ट करता है। अब क्या होता है इस समय में ना, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रसिया का बैटल चल रहा है, तो यूक्रेन और रसिया का बैटल चल रहा है, पर सिर्फ उसका इफेक्ट रूस और यूक्रेन पर नहीं पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ रही है। उसी प्रकार से उस समय भी जब ये सारे वार स्टार्ट हुए ना, तो पूरी दुनिया 2 खेमे में बट गई, दोनों 2 पार्ट में बट गया। देखो 2 पार्ट में कैसे बटा, तो एक आपके पास आया सेंट्रल पावर, एक आता है कौन सा, सेंट्रल पावर, और एक आता है फ्रेंडशिप पावर, जिसमें क्या होता है, जैसे भी वीटो का जो सारे लोग हैं, तो देखना उसमें लगभग लोग अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। और जैसे अभी आप जैसे आपका यूरोपियन यूनियन हो गया आपका, उसमें देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं, और इधर रसिया वाले का कुछ अपना गुट है जो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं। उसी प्रकार ये फ्रेंडशिप जो पावर था, इसमें शामिल था कौन कौन, इंग्लैंड, इसमें जापान, इसमें यूएसए और रसिया और फ्रांस था। ये सारे 5 कंट्री थे, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रसिया और फ्रांस। ये बहुत पावरफुल कंट्री थे उस समय, ध्यान रखिएगा, बहुत पावरफुल कंट्री थे, और ये आपस में हमेशा सहयोग लेते रहते थे और हमेशा आपस में दोस्ती रखते थे ये सारे कंट्री। क्या हुआ यहाँ पे, सो देखिए। और सेंट्रल पावर में कौन है, सेंट्रल पावर में होता है आपके पास जर्मनी, होता है ऑस्ट्रिया, और होता है हंगरी, और होता है इटली। बट बाद में ये इटली जो है सो सेंट्रल पावर में अभी शामिल है, लेकिन इटली बाद में क्या करता है ना, कि वायकट कर लेता है इधर से सेंट्रल पावर से, और देखता है कि युद्ध ये हारने वाला है, तो ये पलट जाता है, ये पलटू राम होता है, इटली जो है सो पलट जाएगा। अभी देखो बताएं कैसे। फिर क्या होता है, एक ट्रिगोट होता है, मीन्स एक त्रिकोणीय समझौता भी इसके पहले होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे, जैसे आसियान होता है और सारे सम्मेलन अभी होते हैं, उसमें देख रहे हैं बहुत सारे आपस में, G20 आप देख रहे होंगे, ये सारे आपस बहुत सारे कंट्री है, इसका एक अपना अलग से गठबंधन है। उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिगोट होता है, मीन्स 3 कंट्री का ऐसा मिलन होता है, जो कौन है, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ये तीनों का जो सो 1882 में एक ऐसे ट्रीटी हो चुका होता है, समझौता हो चुका होता है। इसके अकॉर्डिंग ये तीनों जो है सो ये जीने मरने की कसम खा लेता है कि कभी भी युद्ध होगा तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन बाद में इटली पलट जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे सब समय आने पे सब बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सीक्रेट ट्रीटी होती है, और सीक्रेट ट्रीटी कौन करता है, सीक्रेट ट्रीटी जो मैंने भी बताया था आपको ना, कि क्या होता है ना, कि उस समय पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए, मीन्स रॉ मटेरियल को हमें दूसरे कंट्री से लेने के लिए क्या करना होता था, कि नहीं दे पाएगा तो क्या करो, एक सीक्रेट को ट्रीटी कर लो। मीन्स मान लीजिए अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अदर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों आपस में ऐसी समझौता कर लेते जो दुनिया को पता नहीं है, बट इंटरनल इन सभी का समझौता हो चुका है। तो ये जो ट्रीटी है सो आपका सीक्रेट ट्रीटी कहलाता है। ये सीक्रेट ट्रीटी का फादर कौन कहलाता है पूरी दुनिया में, तो कहलाता है बिस्मार्क। ये बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला होता है, जर्मनी का रहने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ द सर्बिया। अब जो सर्बिया का होता है इसका भी एक सीक्रेट रूप से एक प्लान चल रहा होता है सर्बिया का, और एक अपना जो एक मतलब एक क्रांतिकारी गुट बना देता है।
चुपके से बना देता है, किसी दुनिया को पता नहीं चलने देता है। और ये क्या करता है ना कि एक तो गुट बना देता है अपना आतंकवादी जैसा, जो आप अभी कह रहे हो, लेकिन आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी कहता था। तो इसका जो नेम रखा था वो ब्लैक हैंड रखा था, ध्यान रखिए क्या नेम रखा था, ब्लैक हैंड। और इसी से किसी पर ये डेथ करवाता था बाद में, और ये ब्लैक हैंड इसको स्पेशल कमांडर के तौर पे बनाया था इन्होंने। बाद में क्या हुआ देखो कि जो रशियन है, जापान है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान रखना भाई। यहाँ पे 1904 से 1905 में आपका 1904 से 1905 में क्या होता है ना, 1904 से 5 में एक बैटल होता है, किसके में, तो ये होता है जापान में और रसिया में। ये बहुत पहले से आपसी ये दोनों कंट्री का होता है विवाद, और ये दोनों अब बाद में आपसी दोनों विवाद को भूल जाता है। लेकिन थोड़ा देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों का आपसी विवाद होता है। ये तो इसका भी रीजन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आने वाला जो टाइम पीरियड है, सब ज्योग्राफिकल कंडीशन को चेंज होते हुए खुद को बदल लिया करते हैं सारे। और क्या होता है ना, एक मोरक्को, जो मोरक्को है, यहाँ पे बहुत सारा क्राइसिस हो रहा होता है, कब, 1906 में। ये सारे चीज़ें जो आने के कारण क्या हुआ ना कि पूरी दुनिया में जब डिमांड बढ़ने लगा तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। अब बहुत सारे कंट्री सोचते थे कि मैं अपना तरफ से सप्लाई करूं, मैं जो चीज़ों को सेल कर सकता पूरी दुनिया मैं सेल करूं। अभी भी जैसे दुनिया में होता है कि मैं फाइटर जेट को सेल करता, मैं जल्दी बना लेता, मैं सेल कर लेता। ये सारे जो कंपटीशन मार्केट जो आ जाता है, तो इसके कारण सभी चाहते हैं मेरे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा, और मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा तो दुनिया में ज़्यादा मैं मैक्सिमम सेल कर पाऊंगा। ये सारे थॉट के कारण आगे बढ़ने लगे। क्या हुआ कि रसिया और जापान जो है इसके बीच में भी पहले होता था बैटल। अब ये दोनों पे क्या किया, ये दोनों की समझौता करवा दिया कि भाई दोनों आपस में लड़ोगे तो अच्छी बात नहीं है, दुनिया में रिवोल्यूशन क्यों करवाओगे, क्यों क्रांति फैलाओगे, इससे अच्छा है कि इसको ख़त्म करो। और इसको रूजवेल्ट, अमेरिका के उस समय जो प्रेजेंट टाइम के जो चीफ थे वो रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट ने आकर के बोले कि चलो भाई अब इस चीज़ को समाप्त करो। और 1904-05 में जो बैटल हो रहा था ये दोनों रसिया और जापान के बीच में, इसको क्या किया, इसको रूजवेल्ट ने आकर के समझौता करवा दिया और इसको ख़त्म करवा दिया। अब क्या होता है सो देखो कि ये जो प्लेस है आपका, जो बैटल होता है किसका, ये जो बैटल हो रहा है ना, जो भी चीज़ें अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ये आपको कौन कौन सा कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, सो ध्यान रखिए। ये मिलेगा आपको यूरोप में, ये अफ्रीका का कंट्री इसमें शामिल था, और एशिया का था। एशिया का भी जो है सो मिडिएवल एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल था, चाइना का भी कुछ पार्ट का रोल था। ये चाइना वगैरह और अफ्रीका और यूरोप, ये जो है ना एशिया का मिडिएवल एशिया, सारे मिल करके सभी इसमें उलझे हुए थे, और इस तरह से पूरी दुनिया में लगभग सारे युद्ध में झोंक दिए गए थे। क्या हुआ, और इसमें देखो और चीज़ें, मैं इधर आता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें समझना है कि इसमें जो उस समय जो सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका का उस समय प्रेसिडेंट कौन था। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना मेरे दोस्त, उस समय होता है विल्सन। कौन होते हैं, उसको बोला जाता है क्या चीज़, विल्सन। ये विल्सन उस समय वहाँ के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे आता हूँ जर्मनी। जर्मनी ने क्या करता है, जर्मनी भी क्या होता है ना मेरे दोस्त, जर्मनी जो होता है ये सेंट्रल पावर था, जर्मनी इसका अवसर उठाना चाहता है, जर्मनी भी पावरफुल होता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने जो सर्बिया वगैरह पे अटैक किया है, जर्मनी के पास पावर होता है, जर्मनी चाहता है कि हमको मौका मिल गया। जैसे अभी क्या हुआ कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, धीरे धीरे रसिया जब कमज़ोर हो जाएगा तो अमेरिका देखना, अमेरिका उस पर अटैक करेगा और बोलेगा चलो मौका मिल गया, चाहे ऐसे उस पर ज़्यादा अटैक हो रहा है तो अमेरिका देख रहे हो बार बार बोल रहा है कि नहीं ये गलत कर रहा है रूस, गलत कर रहा है रूस। क्यों, उस मौका का तलाश कर रहा है कि कभी मौका मिल जाएगा तो मैं भी चौका लगा दूंगा। ये सारे खेल होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ ना कि जर्मनी जो है, जर्मनी का कोई वैसा लेना देना ज़्यादा नहीं था, बट क्या हुआ कि जर्मनी ने जो यहाँ पे अपनी, अभी पहले बताया कि मैं मित्र हूँ ना, मैं दोस्त हूँ, तो मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, मेरा ट्रीटी है। अब जर्मनी क्या किया कि रसिया पे अटैक कर दिया। अब रसिया आना नहीं चाह रहा यहाँ पे युद्ध में, रसिया का कोई मीनिंग नहीं कि मेरा भी फ्रेंडशिप है तो मैं भी लड़ूं, रसिया ने नहीं बोला। बट इन्होंने क्या किया, जर्मनी ने रसिया पे अटैक कर दिया। कब किया, तो 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1940 को अटैक कर देता है। और क्या होता है, जर्मनी यहीं नहीं रुकता है, जर्मनी अब फ्रांस पर भी अटैक कर देता है। और कब कर देता है, 3 अगस्त को कर देता है। बताओ, ये पागल ही है ना। 1 अगस्त को रसिया पे अटैक कर देता है, वहाँ पे उसमें ऑटोमन साम्राज्य के बहुत सारे किंग होते हैं और उन पे अटैक कर देता है, बहुत बड़ा किंग होता है रसिया का, ये बेगर समझे अटैक कर देता है। और वहीं नहीं रुकता, फ्रांस पर भी अटैक कर देता है, फ्रांस बगल में होता है, फ्रांस पर भी अटैक कर देता है। ये सोचता क्या है कि इस समय पूरी दुनिया लगता है कमजोर है, मैं ही तेज हूँ, पूरी दुनिया को मैं जीत ही लूंगा, मुझे मौका मिल गया है। लेकिन देखो आगे क्या होता है।
3 अगस्त 1940 को अटैक कर देता है। और अब क्या होता है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ये सब चीज़ों को देख रहा होता है, ब्रिटिश, ये इंग्लैंड क्या करता है, 8 अगस्त 1914 को ये भी युद्ध में आ जाता है। बोलता है मैं भी नहीं रुकूंगा, जब मेरा सब फ्रेंड जा रहा है तो मैं भी नहीं रुकूंगा। ये भी क्या होता है, 8 अगस्त 1914 को बैटल में आ जाता है, 8 अगस्त 1914 को। अब क्या होता है, इटली जो है, इटली देख रहा होता है कि सारा लोग इसमें क्या है, सारा लोग भाग रहा है, मतलब सारे जो बड़े बड़े पावर है वो इस पे अटैक, अब सारे के साथ उलझ गया है जर्मनी, तो जर्मनी जीत नहीं पाएगा। अब क्या करता है जानते हो, इटली जो है अपना जो इनका सेंट्रल पावर होता है उससे बाहर निकल जाता है और इटली फ्रेंडशिप की तरफ चला जाता है। कब जाता है, तेज जाता है 26 अप्रैल 1915 को जाता है, क्योंकि जान गया कि पूरी दुनिया, जब ब्रिटेन भी कूद गया है यहाँ पे आ गया और रसिया भी है, फ्रांस भी है, सारे लोग आ गए हैं, क्या पता जर्मनी जीत नहीं पाएगा, इसलिए। और सोचा इटली में छोटा सा कंट्री हूँ, छोटा सा ही है, सोचा ऐसे ही मारा जाऊंगा, ऐसा करता हूँ, मैं इससे बाहर निकलता हूँ, मुझे समझौता वगैरह नहीं करना है, और इससे बाहर निकलता है और ये फ्रेंडशिप पावर के पास चला जाता है 26 अप्रैल 1915 को उसके पास चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे दोस्त, 1917 में एक चीज़ें क्या होती है, 1917 में जर्मनी ने क्या करता है कि जर्मनी जो होता है सो बहुत बड़े बड़े बैटल तो लड़ ही रहा है, लेकिन साथ में जर्मनी क्या करता है ना कि जो भी उसका नेबर में सारे ओशियन वाले जो एरिया है ना, उस एरियाज में जितना भी बोट वगैरह आता था ना, उस बोट को वो मार गिरा देता था या डुबो देता था। अब उसमें जो लोग होते थे वो भी डूब जाते थे, उनकी भी मौत हो जाती थी, तो ये गलत होता था। फिर क्या हुआ ना यहाँ पे धीरे धीरे कि देखना यहाँ पे कि जो ये चीज़ें जब होने लगी, अब 1917 में क्या हुआ, 1917 में ये चीज़ें हुई कि एक बोट होता है जिसका नाम है लुसितानिया। क्या नाम होता है, लुसितानिया। क्या नाम है, लुसितानिया। ये लुसितानिया जो बोट होता है, इस पे जो जर्मनी है वो अटैक कर देता है, जर्मनी अटैक करता है, डुबो देता है। अब डुबो देने के कारण उसका क्या होता है, उसमें 1153 मीन्स 1153 पीपल का डेथ हो जाता है, और उसमें 128 पीपल जो होता है वो अमेरिका का भी होता है। अब अमेरिका को बहाना मिल जाता है, अमेरिका देख ही रहा पहले कि यहाँ पे सारे लोग आ गए, जर्मनी अकेला है, जर्मनी हमको भी छेड़ा, मैं क्यों छोड़ूं। अब जर्मनी आ जाता है यूएसए, और यूएसए भी इसका पिटाई करना शुरू कर देता है। अब 128 जो उसका पीपल का डेथ किया, उनको भी गुस्सा लगा। 1917 में ही जैसे ही उसके लोगों की ये डेथ करता है, वो तुरंत वो भी युद्ध में आ जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि देखना, यहाँ पे जो वर्ल्ड वार का जो समाप्ति हो रहा है, ये यहाँ पे दी एंड का जो टाइम आता है वो 11 नवंबर को होता है। 11 नवंबर 1918 को यहाँ पे बाद में जर्मनी क्या करता है कि सबके सामने झुक करके प्रणाम करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे सम्मेलन होंगे, देखो बताते हैं। 11 नवंबर 1918 को ये चीज़ें होती है और वो हार मानने को तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसे पेरिस में एक सम्मेलन होता है पेरिस में, कि नहीं ये सारा जब हुआ, ये समझौता करने को तैयार है, तो पेरिस में लोगों को बुलाया जाता है, सारे कंट्री को, जो जो इम्पोर्टेंट कंट्री थे, जिसमें 27 कंट्री 27 कंट्री को बुलाया जाता है। और 18 जून 1919 को होता है, 18 जून 1919 को होता है। अब यहाँ पे ट्रीटी हो जाता है। कौन सा ट्रीटी होती है, वर्सराय की संधि, वर्सराय की ट्रीटी होती है। और ये वर्सराय की जो ट्रीटी है ना दोस्त, ये कब होता है, तो यहाँ पे 18 जून 1919 को होता है। क्या यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है और एक समझौता फिर हो जाता है 28 जून को। ये 28 जून 1999 को एक ट्रीटी हो जाता है। किसमें होता है कि ये ट्रीटी होता है जर्मनी और जो आपका फ्रेंडशिप पावर है दोनों के बीच में, मीन्स सेंट्रल पावर जो आपका है और फ्रेंडशिप पावर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। जो हमारा जो सेंट्रल पावर है वो फ्रेंडशिप पावर के सामने झुक जाता है, कहता है कि आप जो कहोगे मानने को तैयार हूँ। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका चांस लगा लेता है। अमेरिका चांस लगाने के बाद कह देता है इसको खुल करके कि अब यहीं नहीं रुकना है, क्या करना होगा मालूम है तुमको, कि पूरी दुनिया को तुमने तबाह किया ना, पूरी दुनिया की भरपाई तुम ही से करवाऊंगा। अब इसके लिए
6 बिलियन 50 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा देता है और कहता है कि अब इतना पैसा आपको 6 अरब 50 करोड़ रुपया आपको देने होंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उसकी एरिया का जितना माइंस था ना मेरे दोस्त, वो माइंस को बोल दिया कि आपको ये दे, उसका भी कुछ पार्ट को पूरी दुनिया को पहले देना होगा, पहले दुनिया को भरपाई पूरा करो फिर अपना देश के लिए तुम कुछ करना। और यही बाद में इसी का रीजन होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो जाता है जल्द में। यहाँ पे क्या होता है और चीजें देखो कि वर्ल्ड वार की कंट्रीब्यूशन क्या होती है। वर्ल्ड वार हुआ तो इसकी क्या फायदा हुआ यार, फायदा कुछ किसी को ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ें हुई, वो लीग ऑफ नेशन का प्लेसमेंट हो जाता है, जो राष्ट्र संघ जो कहते हो एक संगठन बन जाता है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का। और उसका जैसे भी आप यूएनओ सुन रहे हैं ना, तो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया पे जिस तरह रोल कर रही है, अभी रोल क्या हो रहा है देख ही रहे हो, जिस प्रकार से अभी यूक्रेन पे अटैक हो रहा है रसिया के द्वारा और यूनाइटेड नेशन चुप है, एंटोनियो गुटेरेस, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन प्लेसमेंट होता है, एक संगठन का प्लेसमेंट, एक आपका कंट्रीब्यूशन यही है कि लीग ऑफ नेशन का प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त और क्या चीज़ें होती है, इसका इफेक्ट क्या क्या आता है। तो इफेक्ट आता है देखो कि यहाँ पे विनर तो आपका फ्रेंडशिप पावर हो जाता है। इफेक्ट होता है कि जर्मनी, रसिया का कुछ एरिया और जो आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारा जो एरिया होता है ना, ये एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देता है, पूरी तरह से तबाह कर देता है। और वहाँ पे अदर जो सारे जो आपका सेंट्रल जो फ्रेंडशिप पावर है, फ्रेंडशिप पावर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसकी रॉ मटेरियल, उसकी हर चीज़ों पे कब्जा कर लेता है और अपनी मनमानी ढंग से जो होता है सो करना शुरू कर देता है, पूरी तरह से तबाह कर देता है ये सब एरियाज़ को। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर की कितनी सेनाएं का डेथ हुआ है, तो सेंट्रल पावर का जो डेथ हुआ है यहाँ पे सोल्जर का, वो हुआ है कितना, यहाँ पे होता है 55 लाख 25,000 सेनाएं की इसकी डेथ होती है। किसका, सेंट्रल पावर का 55 लाख 25,000 सेनाएं की डेथ हो जाती है। और फ्रेंडशिप का 43 लाख 43 लाख 86,000 का डेथ हो जाता है। और सेंट्रल का 55 लाख 25,000 यहाँ पे सेनाएं इसकी डेथ हो जाती है। और फ्रेंडशिप का आपका हो जाता है 43 लाख 86,000। डैमेज कितना हो जाता है, डैमेज तो मत पूछो, वहां पे पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। डैमेज जो हो चुका है यहाँ पे वो हुआ 12 करोड़, किसका, सेंट्रल पावर का, सिर्फ सेंट्रल पावर का 12 करोड़ 83 लाख आपका 1500 लोग, मीन्स यहाँ पे 12 करोड़ 83 लाख 1500 आदमी का यहाँ पे डैमेज हो चुका है। वो भी अब जाने वाला है, लेकिन उसको डैमेज में रखा गया है। और फ्रेंडशिप में कितना गया, फ्रेंडशिप में गया है 8 करोड़ 38 लाख 8,000। यहाँ पे जो है ना 8 करोड़ 38 लाख 8,000 पीपल का यहाँ पर भी डैमेज हो जाता है। और पीपल क्या है, सारे सोल्जर होते हैं, सॉरी, लापता कितना हो जाता है, लापता भी सोल्जर हो जाता है, जिसका कोई अता पता नहीं है किसी को, कहाँ गया नहीं गया। तो देखो लापता जो हो रहा है इसमें, वो सेंट्रल पावर का कितना लापता हो रहा है, तो 4 लाख 4,12,000 यहाँ पे इसकी कम से कम क्या हो रहा है, लापता हो जा रहा है। और इसका जो हो रहा है इसका 3 करोड़ 62 लाख 9,000 किसका, फ्रेंडशिप का। और सेंट्रल का कितना, सेंट्रल का जो होता है ना लापता मेरे दोस्त, वो रहा 4 करोड़ यहाँ पे 12 लाख 1,000। सोच लो 4 करोड़ तो यहाँ पे लापता हो चुका है। और इसका भी लगभग 3.5 करोड़, मतलब समझ लो यहाँ पे 3 करोड़ 62 आपका मतलब 3 करोड़ 62 लाख 9,000 लोगों की यहाँ पर भी लापता हो जाती है। और टोटल की बात करूं तो टोटल हमारा सेंट्रल में 22 करोड़ 47 लाख 75 ऐसी सेनाएं होती है, जिसकी क्या होती है, इसका भी लापता हो, इसका सॉरी ये सारे इसमें भाग लेते हैं। और फ्रेंडशिप में जो भाग लेने वाले लोग होते हैं वो होते कितना, 16 करोड़ 40 लाख 3,000। और इसमें इंडियन सेनाएं कितनी होती है जानते हो मेरे दोस्त, मेरा जो इंडिया होता है ना, कहता है मैं जिस भी नेशन के लिए मैं हूं ना मर मिटूंगा। तो हमारी सेनाएं भी उस समय ब्रिटिश के अंडर हमारी देश होती है, तो ब्रिटिश क्या कहता है कि तुम्हें उसमें भाग लेना होगा, मीन्स वहाँ पे हमसे यदि किसी का बैटल हो रहा है तो तुम्हें भाग लेना होगा। अब इसके लिए महात्मा गांधी, कांग्रेस वगैरह जो है ना, ये सारे भी आंदोलन वगैरह चलाते हैं, हाँ मेरी सेनाएं को जानी चाहिए। इसलिए हम, और क्यों जाते हैं पता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बोल देता है ब्रिटिश
ये कह देता है कि तुम सबको आज़ादी दे देंगे। ये सब आज़ादी के खुशी में क्या होता है ना। और एजुकेशन तो सारा गया था माउंट सारे प्लान के अंडर जो हुआ था, लॉर्ड मैकाले वगैरह जो आया था, पूरा एजुकेशन दिया था, भ्रष्ट कर ख़त्म कर चुका था। तो अभी इन लोगों का माइंड में वही चीज़ें चलती थी जो ब्रिटिश चाहता था, जिससे क्या हुआ कि ये सारे लोग जो है सो जाने को तैयार हो गया और अपने आप को स्वाभिमान समझता था कि बहुत अच्छा मेरे लिए हो रहा है, और उस बोल दिया कि तुमको आज़ादी दे देंगे। आज़ादी तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, बहुत सारे चीज़ें उसके बाद हुआ हमको आज़ादी मिली। आज़ादी तो ऐसे मिली नहीं, लेकिन इन लोगों को एक मीठी टॉफी दिया और सारे लोग चले गए। क्या हुआ कि इसमें लगभग हमारा लगभग इंडिया से लगभग आपके 8 लाख ऐसा लोग हमारे जो सोल्जर थे। मैं कह रहा था कि ये भारत है जनाब, समय आने पे सरहद पे ये मरना सीखा है, डरना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी सरहद को छोड़ता नहीं है। ये मर मिटेगा किसी भी माँ भारत के लिए, मगर अपनी तिरंगे की पहचान के लिए कभी पीठ दिखाकर भागता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। आज मैंने इतना आप चीज़ों को बताया, और आने वाले वीडियो में और भी खतरनाक तरीके से, विस्फोटक तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।